सो हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है एंड ये वाला अटैम्प्ट मैं दूं कि नहीं दूं, मेरी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है, नेक्स्ट अटैम्प्ट दूं या स्किप कर दूं। सो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ फाउंडेशन है। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। बहुत अच्छे पेपर जाएंगे। आप लोग बस मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहिए बस, एंड उसी को फॉलो करते रहिए। सो आज हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस लॉ को कैसे पढ़ना है। एंड मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई है, मतलब मैंने यूनिट वाइज आपको बाइफरकेट करके दिया है इस बार कि कौन सा यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर वो करेंगे तो आपके मार्क्स मतलब ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। एंड साथ ही मैंने BCR के लिए भी बहुत कुछ बताया। एंड सबसे मेन कि आपको आंसर राइटिंग कैसे रखनी है, मतलब जैसे कोई भी केस स्टडीज आएगी या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस लॉ की। सो बिजनेस लॉ आता है 60 मार्क्स का। सो उसमें 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एंड कंपनीज एक्ट। तो अगर आप मेरी माने तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपका वो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 60 मार्क्स में से 20 से ज़्यादा मार्क्स सिर्फ इस चैप्टर से आते हैं। एंड मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप पूरा चैप्टर कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने पिछले 4 अटैम्प्ट के सजेस्टेड आंसर्स देखे थे, मतलब PYQs चेक किए थे। सो उसमें मैंने देखा कि जो यूनिट 1 है, और मतलब यूनिट 1 से यूनिट 6 तक चेक किया था। सो जो यूनिट 2 है और यूनिट 4 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप देखेंगे यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में हर बार 7 मार्क्स का जो सेकंड क्वेश्चन होता है ना, 2A वाला जो क्वेश्चन होता है, तो उसमें हर बार 7 मार्क्स का इसी अटैम्प्ट मतलब इसी यूनिट से आता है। और ये यूनिट सिर्फ 6 पेजेस का है एंड इसमें सिर्फ 4 टॉपिक हैं। तो अगर आप ये वाला यूनिट कर देंगे तो एटलीस्ट आपके 7 मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाएंगे, अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो। फिर इसके बाद एक है 4th यूनिट, जिसमें से मतलब आते रहते हैं 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ऐसे करके उसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड साथ ही में मैंने क्या किया है, हर यूनिट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख के रखी है कि कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट यूनिट की मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ अभी जून जो जो अभी पेपर हुआ था लेटेस्ट वाला, उसमें सिर्फ 9 मार्क्स का आया था। बाकी हर अटैम्प्ट में आता नहीं है इससे। सो इसको आपको थोरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ जो सेक्शन 10 है एसेंशियल्स वाला और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ वो पढ़ सकते हैं। सो ये बात हो गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। फिर उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है वो आप कर सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि सोगा में 4 यूनिट है एंड इंडियन पार्टनरशिप में 3 यूनिट है। एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ये आपका थोड़ा थोड़ा अकाउंट से भी लिंकेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपने रिटायरमेंट, डेथ ये सब पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें मैंने नोटिस किया जो यूनिट 2 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 12 मार्क्स का ऐसे वेटेज में आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो ये वाला यूनिट आप अच्छे से कर लीजिएगा। एंड साथ में जो यूनिट 3 है उसमें उसका भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसमें ऐसा है कि उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो आप वो देख लीजिएगा। एंड जो यूनिट 1 है उसमें मेन जो ये पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पार्टनरशिप की डेफिनेशन और एसेंशियल्स ये ज़रूर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर जो हर बार 5 मार्क्स का आता है, मतलब ये आपके 5 मार्क्स गारंटी है इसमें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पूरा चैप्टर ना जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी PYQs, RTPs, MTPs में अभी तक इसके क्वेश्चन आए सिर्फ आप वो सॉल्व कर लेंगे तो भी ये चैप्टर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं सोगा एक्ट पे। तो सोगा एक्ट भी 15 से ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है। सो इसमें जो यूनिट 3 मैंने देखा तो यूनिट 3 से अभी तक 4 अटैम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। सो आप देख सकते हैं, मतलब इस यूनिट को अगर आप छोड़ भी दें तो भी ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो यूनिट 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर बार ज़्यादा वेटेज का आता है। सो इसमें एम्प्लॉयड कंडीशंस, अनअसर्टेन गुड्स वाला, केवे टेम्पटर वाला, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। एंड साथ में यूनिट 4 और यूनिट 1 भी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड लास्ट में आता है कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट में वही कॉर्पोरेट वेल, डॉक्ट्राइन, दोनों डॉक्ट्राइन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो ये वाला तो मतलब थोड़ा इजी है। एंड आप ये वाला पढ़ेंगे तो आप मतलब ये भी आप कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी पे आपका होना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें 20 से ज़्यादा मार्क्स हैं।
फिर आप सेकंड पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और फिर एलएलपी। ये तीनों आपके बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए। एंड बाद में आप सोगा और कंपनीज एक्ट को, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई उसको भी पढ़ लेंगे, तो आपका बिजनेस लॉ एटलीस्ट इतना कंप्लीट हो जाएगा। एंड साथ ही में जो जो भी सारे बिजनेस लॉ के एक्ट्स हैं उसके लिए मैंने कुछ रिवीजन नोट्स भी डाल के रखे हैं, जिसमें आपको मतलब 1 दिन पहले या 1.5 दिन पहले इससे अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसमें साथ ही में सारे केस लॉज भी हैं एंड जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हाईलाइटेड हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा इसको। एंड इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कंपाइलर देखी है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। मतलब जैसे इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके ये क्वेश्चंस, ऑफर के ये क्वेश्चंस, एक्सेप्टेंस के, कंसिडरेशन के। सो हर टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन है। बस दिक्कत ये है इसमें आंसर्स नहीं है, तो आप क्वेश्चन देख के मतलब बुक से ही थोड़ा रेफर कर सकते हैं। तो ये एक कंपाइलर है एंड एक और कंपाइलर है जिसमें क्वेश्चन प्लस आंसर है, सो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो ये दोनों कंपाइलर है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लॉ के आंसर्स लिखने कैसे हैं। सबसे पहले जो भी कीवर्ड्स होंगे और जो भी सेक्शंस होंगे आपको वो अंडरलाइन करने हैं एंड कीवर्ड्स को अच्छे से याद रखना है कि कीवर्ड है एंड उसको अंडरलाइन करके, ताकि एग्जामिनर को हेल्प हो। फिर उसके बाद जो एग्जामिनर है वो जो आंसर्स चेक करेगा वो आपके कीवर्ड्स के बेसिस पे करेगा। मतलब उसका सजेस्टेड आंसर्स होंगे, उसमें से कीवर्ड्स देखेगा, आपके शीट के कीवर्ड्स देखेगा, अगर वो मैच कर रहे होंगे सो वो उस बेसिस पे वो मार्क्स देता है। एंड आपको ध्यान रखना है जो भी आंसर आप लिखेंगे उसको पॉइंट वाइज लिखना, कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना, क्योंकि जब भी पैराग्राफ में लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद आंसर्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे। तो देखिए सीए फाउंडेशन में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, जो भी उस क्वेश्चन का सेक्शन एप्लीकेबल है वो लिखेंगे एंड साथ में प्रोविजन लिखेंगे एंड उसी में कंक्लूड कर देंगे। लेकिन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आपको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले आप सेक्शन एप्लीकेबल लिखेंगे, फिर जो भी प्रोविजंस है उसके वो लिखेंगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, इसमें आप क्या लिखेंगे, जो भी केस स्टडी है उसी का छोटा सा समरी बना के आप उस फैक्ट्स ऑफ द केस में लिख देंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। तो ऐसे करके आपका जो केस स्टडी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड साथ ही में मैंने कुछ केस लॉस, हैंड रिटन केस लॉस निकाल के रखे थे। सो अगर आपको मतलब आपका पूरा सिलेबस हो गया है एंड आपको अपने आंसर में थोड़ा सा बेटर, मतलब बाकियों से बेटर दिखना है, तो आप ये केस स्टडीज़ देख सकते हैं। मतलब हर टॉपिक के लिए, हर आंसर के लिए अलग से केस स्टडी है, ये बुक्स में भी है लेकिन ये अलग से एक समरी बनी हुई है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं।